हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लेक टिटिकाका को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेस्टर्न घाट को लेकर के, तो वेस्टर्न घाट को अगर हम मैप में व्यू करें, वेस्टर्न घाट जिसको सह्याद्री माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, इंडियन पेनिनसुला के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल ये स्ट्रेच्ड है। अगर हम वेस्टर्न घाट के एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ में सतपुरा रेंज से स्टार्ट होता है, उसके बाद में गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। आप सभी को पता है ये नीलगिरी हिल्स है और नीलगिरी हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का एक तरीके से मीटिंग पॉइंट है। हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनामुडी जो केरला में लोकेटेड है, और ना सिर्फ वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है बल्कि हिमालय के आउटसाइड एरिया में सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की। अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट को लेकर के, तो वेस्टर्न घाट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लोकेटेड है और पूरे वर्ल्ड में जो 8 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उनमें से एक है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम कौन कौन से वर्क जो हैं वो किए गए हैं। तो इसको लेकर के अगर हम डिस्कस करें तो टाइम टू टाइम कुछ कमेटीज़ बनाएगी, जिसमें 2011 में गाडगिल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी वेस्टर्न घाट को लेकर के कि हमें कंप्लीट वेस्टर्न घाट को, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न घाट जो है वो डिग्रेडेड फॉर्म में होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक फ्लोरा एंड फोना की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कंप्लीट वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी थी गाडगिल कमेटी ने 2011 में। फिर उसके बाद में 2013 में कस्तूरी रंगन कमेटी आती है और कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की। कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि कंप्लीट वेस्टर्न घाट को हमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि वेस्टर्न घाट का 37% जो पार्ट है उसको हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दें और यहाँ पर कंप्लीट बैन लगा दें, जैसे कि सैंड माइनिंग, इसके अलावा और भी अदर माइनिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर, क्वेरिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर इस 37% एरिया में हम कंप्लीट बैन लगा दें, जिससे हम डेवलपमेंट भी कर पाएंगे और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वेस्टर्न घाट को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है। अभी आप सभी को पता है कि राजस्थान के उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक इशू देखने को मिला और उसकी वजह से राजस्थान में काफ़ी लंबे टाइम से नेट जो है उसको भी बंद कर रखा है। सेम इसी तरीके का इशू महाराष्ट्र का जो अमरावती रीजन है वहाँ पर देखने को मिला है और 21 जून को ये इशू वहाँ पर क्रिएट हुआ। उसके बाद में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको अपने अंडर लिया है और इसमें जो भी इशूज हैं उन सभी के जांच करने की कोशिश की है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 26/11 इंडिया के ऊपर मुंबई में अटैक होता है। उसके बाद में हमें ये लगता है कि नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ पर एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इशू है उनको सॉल्व कर पाए, और उसी के बेसिस पर 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट आता है और उसी के बेसिस पर NIA का फॉर्मेशन किया जाता है। जो NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और
सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को अगर कोई इफेक्ट करता है या फिर फॉरेन स्टेट के साथ में जो हमारी फ्रेंडली रिलेशन है उन पे इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये सेंट्रल एजेंसी है NIA, और इन सभी चीज़ों को, ये इनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेज हैं उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है NIA। जो NIA है इसको सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज कर सकता है कि हमारे यहाँ पर इशू है और इसको NIA के थ्रू आप सोल्व करवाने की कोशिश करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी डायरेक्टली यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि अगर स्टेट में कोई, किसी स्टेट में कोई इशू क्रिएट हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्टली NIA को बोल सकता है कि आप इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये NIA से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर दिल्ली में आप सभी को पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कुछ डाटा रखे हैं। उन्होंने बोला है कि लास्ट 20 मंथ में हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। उन्होंने बताया कि हमने एक पोर्टल क्रिएट किया था और उस पोर्टल का यूज़ करते हुए ये सारी जो जॉब हैं वो उन लोगों को दी गई है, रोजगार बाजार पोर्टल। जब इसका व्यू किया गया तो यहाँ पर देखने को मिला कि 12,588 जो लोग हैं उनको ही इसके थ्रू जॉब मिली है। मतलब उन्होंने जो डाटा प्रेजेंट किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, देखो एडम हैरी, उनका ड्रीम है कि वो पायलट बने, लेकिन उनका स्टेटस है ट्रांसजेंडर स्टेटस। उनसे जब क्वेश्चनिंग की गई, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जब वो कमर्शियल फॉर्म में अपना जो भी प्रोफेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की उनसे कोशिश की, तो उनसे क्वेश्चनिंग की गई, उनसे फॉर्म फिल करवाया गया, तो उन्होंने अपने यहाँ पर अपने आप को बाई बर्थ एज ए फीमेल उन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम में वो एज ए मैन की तरह रहते हैं। मतलब उनके जो भी हार्मोन्स है वो इस तरीके से हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर हम बात करें तो वो एज ए बर्थ फीमेल हैं। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो ट्रांसजेंडर स्टेटस है वो एक पर्सन के ड्रीम को यहाँ पर वायलेट कर रहा है। ओके, वैसे अगर हमारे इंडिया के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में एक केस हुआ था, और उस केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया था और उन्होंने थर्ड जेंडर पर्सन को फंडामेंटल राइट्स जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, मतलब आपके पास में इक्वलिटी का राइट है, जो भी राइट्स हैं वो सभी राइट्स ट्रांसजेंडर स्टेटस पर्सन को अवेलेबल करवाए गए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया है, इट हेल्ड दैट नो थर्ड जेंडर पर्सन शुड बी सब्जेक्टेड टू एनी मेडिकल एग्जामिनेशन विच वुड इन्वेड दियर राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ पर एडम हैरी ने बार बार ये एलिगेशन लगाए हैं कि उनकी जो जांच है, जो एग्जामिनेशन है, जो उनकी फिजिकल बॉडी की एग्जामिनेशन, इससे अलावा उनकी हार्मोन रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन है वो टाइम टू टाइम कोशिश की जाती है कि ये सारी कंडक्ट करवाई जा सके। अभी जो एडम हैरी है वो जोमेटो में एज ए डिलीवरी बॉय वो अपना वर्क कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि एक ट्रांसजेंडर स्टेटस की वजह से उनके जो भी राइट्स हैं उनको स्नैच किया गया है, जबकि जो हमारे जुडिशरी जो है उन्होंने इस चीज़ को रेगुलेट करने की भी कोशिश की है कि ट्रांसजेंडर स्टेटस के बेसिस पर किसी भी पर्सन के जो राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में पेज नंबर 2 पर इस आर्टिकल में रखा है कि दिल्ली में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं कि वहाँ पर जो भी लैंडफिल साइट हैं उनको चेंज किया जा सके। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लैंडफिल साइट्स पर यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पर वेस्टेज होता है उनको डंप किया जाता है, जिससे बार बार यहाँ पर फायर की जो इश्यूज हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंडफिल साइट की वजह से यहाँ के लोकल एरिया में जो भी ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड स्टेट में चला गया है। इसके अलावा और भी अदर जो वाटर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से यहाँ के लोकल एरिया में जो भी पॉपुलेशन रहती है उनको काफ़ी अदर रिलेटेड जैसे स्किन से रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो उनको इफ़ेक्ट करने लग गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लगभग करोड़ों रुपए इन लैंडफिल साइट्स को रेगुलेट करने के लिए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इन लैंडफिल साइट्स में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। मीन्स जो करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली लेवल पर यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर ये बता रखा है
कि एक ट्री की स्पीसीज है उसको सेव करने के यहाँ पर बात रख रखी है। इसमें बता रखा है कि केरला का आर्यन कावू जो पास है सर्दर्न पार्ट्स में, वहाँ के जो हिल्स एरिया है वहाँ पर अबेंडेंट फॉर्म में ये जो ट्री है वो पाया जाता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इसकी स्पीसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। सेनदुर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में जो है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर चेन कुरुंजी ट्री है और काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट फॉर्म में एंशिएंट टाइम में पाया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो हो सकता है कि टाइम के साथ में एक्सटेंट फॉर्म में आ जाए, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और इस आर्टिकल में देखो आप सभी को पता है अग्निपथ स्कीम को लेकर के हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बेसिक फैक्ट्स को। अग्निपथ स्कीम में गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही है कि 17.5 ईयर से 21 ईयर के जो हमारा यूथ है उसको हम 4 साल के लिए आर्मी में लें, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाए, और फिर जिन लोगों को 4 साल के लिए लिया गया है उसमें 25% लोगों को, तो यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को, 25% जो है उनको तो हम परमानेंट आर्मी में इंक्लूड कर लेंगे 4 ईयर के बाद में, और जो 75% है उनको रिलीव कर दिया जाएगा अग्निपथ स्कीम से। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट भी देखने को मिला कि आर्मी में आप इंक्लूजन भी कर ले हो लेकिन पार्शियली बेसिस पर, और इसके अलावा 4 ईयर का टर्म जब कंप्लीट होगा उसके बाद में ना आप मेडिकल जो असिस्टेंस है वो देने की कोशिश कर रहे हो, ना आप ग्रेजुएटी प्रोवाइड करोगे, ना आप जो है वो कोई भी एक तरीके से जो पेंशन है वो आप प्रोवाइड करोगे। लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमारा जो यूथ है, हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूथ है, उस यूथ को हम 4 ईयर में इस तरीके से ट्रेन कर देंगे कि वो अगर सिविल जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग लेवल में वो हमारी कंट्री को सर्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब बार बार प्रोटेस्ट किया गया तो उन्होंने ये बोला कि जो भी अग्निवीर हैं जो इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू 4 साल के लिए सिलेक्ट होंगे उनको अग्निवीर नाम से जाना जाएगा। तो ये जो अग्निवीर हैं इनको अलग अलग जॉब में जब सिविलियन जॉब कुछ निकलेगी तो वहाँ पर कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा क्या, कि उनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो सिक्योर किया जाएंगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि 10% जो है उनको जॉब सिक्योरिटी दी जा सकती है। तो यहाँ पर अग्निवीर जो हैं उनके करंट टाइम के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 10 टाइम्स जो कोटा है वो अग्निवीर के लिए होना चाहिए, और ये काफ़ी परफेक्ट है ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो आपने क्या ले लिया, CAPF के लिए आप बोल रहे हो कि अग्निवीर जो हैं उनको 10% कोटा आप दे दोगे। जो भी अग्निवीर हैं तो CAPF में जब भी वैकेंसी निकलेगी तो अग्निवीर को इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो आर्मी के लिए जो भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है और CAPF के लिए जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे हम मिनिमम हाइट की भी बात करें तो अग्निपथ स्कीम में आपने मिनिमम हाइट रखी है 152.5 सेंटीमीटर, जबकि अगर हम बात करें CAPF में अगर आपको कांस्टेबल जॉब की ज्वाइन करना है तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। मतलब डिफरेंस इतना है कि अग्निपथ स्कीम से भी आप बाहर हो जाते हो 4 साल के बाद में, तो आप जो CAPF में 10% जो रिजर्व कोटा की बात की जा रही है उसको तो आप compete ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले ही जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि देखो कोटा की एक तो हमने बात की तो 50% का जो क्राइटेरिया है, जो कैप डिस्कस कर रखी है, सेट कर रखी है, वो एक तो वायलेशन देखने को मिलेगा। दूसरा ये जो डिफरेंस है जिसकी वजह से अगर कोटा दे भी दिया गया तो इसमें जो कंपटीशन है वो कभी एक तरीके से उसको क्रैक ही नहीं कर पाएंगे जब उसमें इतना डिफरेंस है और आपने वहाँ पर क्राइटेरिया बहुत हाई लेवल सेट कर रखा है। तो वो ये जो अग्निवीर जो हैं वो इसको कभी क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, और जो कोटा उनके लिए अवेलेबल करवाया गया है वो कभी फिल ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे जो CGI हैं एन.वी. रमन्ना, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि हमारी जो जुडिशरी है वो ना किसी गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होती है, हमारी जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आंसरेबल होती है। एन.वी. रमन्ना ने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में हमें ये लगता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उनको लगता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसके लिए आंसरेबल है जुडिशरी, या अपोजिशन पार्टीज़ को ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला कि ये सारे जो मिस गाइडेंस जो फैला हुआ है, मिसलीडिंग जो भी स्टेटमेंट फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, उसका बेसिक रीज़न ये है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अवेयरनेस
अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस हो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के तो इस तरीके की जुडिशरी को लेकर के जो भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट स्प्रेड होते हैं वो कभी भी ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर फर्स्ट देखो जो आर्टिकल है इसमें हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ डाटा जो है वो रिलीज़ किए हैं, और ये जो डाटा है वो रिलेटेड है हमारे इंडिया में फ्लोरा एंड फोना की कुछ नई स्पीसीज जो है वो फाउंड की गई है। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि फ्लोरा की कितनी स्पीसीज पहले थी, 55,048 पहले स्पीसीज थी, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 315 जो नई स्पीसीज हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा फोना की अगर हम बात करें तो 540 नई स्पीसीज जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। इसमें कुछ अगर हम एक्सट्रीम लेवल पर देखें तो देखो इसमें एक न्यू मैमल स्पीसीज यूपीएससी की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो स्पीसीज को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से एरिया में पाई जाती हैं। तो ये जो नई मैमल स्पीसीज पाई गई है क्रोसीड्यूरा नारकोंडेमिका, ये जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो नारकोंडम आइलैंड है वहाँ पर ये पाई जाती है, वहाँ से उस जगह से इसको ढूंढा गया है। ओके, तो यहाँ पर रेप्टाइल्स की कुछ नई स्पीसीज हैं उसके बारे में बताया गया है कि नोटेबल बोइगा वाइटाकेरी और वाइट टेकर्स कैट स्नेक फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु। अभी हमने तमिलनाडु के बारे में डिस्कस भी किया कि वहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक, बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज पाई जाती हैं, और इसीलिए उसके प्रोटेक्शन की, वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन की टाइम टू टाइम बात की जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें अदर स्पीसीज के बारे में बता रखा है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर धृति बनर्जी, जो फर्स्ट टाइम कोई वीमेन जो हैं वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनी, उन्होंने यहाँ पर 1 जुलाई को जो 107 फाउंडेशन डे आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उसी टाइम जो है ये सारी स्पीसीज के बारे में जो भी 2021 में जो नई डिस्कवरी की गई हैं उन सभी के बारे में रखा गया है। तो उन्होंने बताया कि पेंडेमिक की वजह से जो भी हमारा प्रोसीजर है, जो भी हमारा एक्सप्लोरेशन है, उसमें कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले थे। यहाँ पर कुछ अदर एक्टिविटीज़ के बारे में बता रखा है कि देखो हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, टोटल जितनी भी डिस्कवरी हुई है उसमें से 28% जो है वो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलती है। मतलब जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिचनेस देखने को मिलती है वहाँ पर ये सारी जो डिस्कवरी है वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट होती हैं। ओके, अब यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में बता रखा है कि हमारे मिनिस्टर ने ये बात रखी कि हमारे इंडिया में स्पीसीज़ की जो माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है BSI 1890 में उसको एस्टेब्लिश किया गया था, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था। दोनों के दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं, और दोनों के जो हेड क्वार्टर हैं वो कोलकाता में है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, हमें पता होना चाहिए। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जो है वो बनी है धृति बनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर जो है उड़ीसा के जो कोणार्क टेम्पल है, सन टेम्पल जो है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो इसमें बता रखा है कि जो भी विजिटर्स यहाँ पर हैं वो जल्द ही जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो भी नए तरीके के कार्विंग स्टोन जो हैं जो यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनको जो नए विजिटर्स हैं वो जल्द ही देख पाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1861 में एस्टेब्लिश किया गया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम को हमारे इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फादर के नाम से जानते हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1861 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हमारे इंडिया में जो भी साइट्स हैं, जो भी हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल जो भी मोन्यूमेंट्स हैं कंट्री में, उन सभी को कंजर्व करना, उन सभी को प्रिजर्व करना, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी रिसर्च होते हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो इसमें जो अभी मणिपुर में जो लैंडस्लिप इशू देखने को मिला, वहाँ पर जो भी
जो भी वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी जो है उसके जो भी मेंबर्स है वहाँ पर प्रेजेंट थे। इसके अलावा रेलवेज़ के जो मेंबर्स है वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है, तो उनकी बॉडी को रिकवर किया जा रहा है। ओके, और इसकी वजह से ये जो लैंडस्लिप इशू हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर इजाई एक रिवर है उसमें फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो भी देखने को मिल रही है। ये जो आर्टिकल है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर के है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो पिछले 2-3 साल से लगभग कोविड की वजह से वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके बाद में अब दोबारा से इसको रेगुलर किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज से, और यहाँ पर अभी अफगानिस्तान में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अफ़गानी क्लर्कीज़ जो हैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और किस तरीके से उस मीटिंग में तालिबान ने ये बात रखा कि टाइम टू टाइम जो अदर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पर वो हमें सजेस्ट करने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करने हैं। लेकिन तालिबान ने यहाँ पर क्लियरली बोला कि हम शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो डिस्कशन हुआ, ये जो मीटिंग हुई, इसमें कहीं भी डिस्कशन नहीं हुआ कि अफगानिस्तान में जो गर्ल्स हैं उनकी स्कूलिंग को करके किस तरीके से वो जो इशू है उसको सॉल्व करें और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर क्या काम किया जाए, मतलब कहीं भी उन्होंने मेंशन ये नहीं किया है। ये जो आर्टिकल है उसमें देखने को मिला है कि एक वेसल जो है उसमें टाइफून देखने को मिला साउथ चाइना सी में, और उसकी वजह से ये जो वेसल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और यहाँ पर जो भी मेंबर्स थे इस वेसल के ऊपर, क्रू मेंबर जो थे, उनकी यहाँ पर एक तरीके से वेव्स के थ्रू वहाँ पर उनका फ्लो देखने को मिला। मतलब जो कुछ लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है तो उन्होंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा जो वेव्स जो थी, सी वेव्स जो थी, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर थी। तो जो भी क्रू मेंबर्स हैं मैक्सिमम जो है वो फ्लो हो गए यहाँ पर वेव्स के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर लीबिया जो कंट्री है उसमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो पब्लिक है उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। पॉलिटिकल डेडलॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम से पावर कट और भी अदर बेसिक जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ओके, तो इस बार अगर हम यूपीएससी 2022 के पेपर का 10 देखें तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था कि कौन सा कंट्री जो है वो किस पॉइंट की वजह से न्यूज़ में था। तो जब भी कोई इशू, जब भी कोई ऐसा नया स्टेटमेंट देखने को मिले कि कौन से कंट्री में क्या चेंजेस, क्या प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और किस कारण से ये सारी चीज़ें वहाँ पर अकर हो रही हैं, तो इन सभी के बारे में एक बेसिक जो क्लियरेंस है वो हमें होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो म्यांमार जाएंगे मेकोंग को लेकर के डिस्कशन के लिए। ओके, देखो मेकोंग रिवर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेकोंग रिवर का ओरिजिन जो है वो चाइना से होता है, उसके बाद में ये साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार और भी जो अदर कंट्रीज़ हैं, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, उन सभी से फ्लो होती हुई यहाँ पर ये जो रीजन है वहाँ पर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो मेकोंग रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी कंट्रीज़ के लिए, और टाइम के साथ में मेकोंग रिवर पर बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट होने लग गए हैं, जिसकी वजह से ये जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इसके वाटर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बिल्कुल बिलो एरिया है वहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो मेकोंग रिवर को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 साइंस पेज पर। आप सभी को पता है किसी भी प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ में जो नाइट्रेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स की, तो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन सोइल से उसको एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, और क्लोरोफिल, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट इसका पार्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखो हमारी जो सोइल है उसमें हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसकी वजह से ग्रीन हाउसेज गैसेज का एमिशन हो रहा है, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो हम क्या करें कि जो नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन है वो भी अच्छे से हो पाए, और इसके लिए एक नया पाथवे जो है वो चेंज किया गया है। ओके, तो
तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का प्लांट में जो इनटेक है उसको हमें अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ और सोइल में और वाटर में इसका एक्सेस लेवल इंक्रीज ना हो, ताकि पोल्यूशन लेवल इंक्रीज ना हो पाए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्लांट में जो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी प्लांट की जो रूट्स हैं वो कितने अच्छे से डेवलप होंगी और किस तरीके से नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को वो इन्फ्लुएंस करेंगी। ओके, मतलब जितनी ज़्यादा रूट का जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा उतने अच्छे से नाइट्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो हो पाएगा। तो यहाँ पर अब नया एक पाथवे, अल्टरनेट पाथवे में चेंज किया गया है कि इस तरीके से नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्लांट में किया जा सकता है। द रेगुलेटरी माइक्रो RNA स्विच MIR444 is known to turn off at least 5 genes called MADS box transcription factor genes. A target gene of MIR444 called MADS27 has a 3-pronged effect regulating nitrate absorption, root development and stress tolerance. ये जो नया चीज़, जो नया जीन में चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इसके थ्रू नाइट्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इससे क्या होगा, नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन जो है वो रेगुलेट हो पाएगा और एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस जो है वो भी एक्टिविटी इसमें क्रिएट हो पाएंगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। अब सभी को पता है 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें डिसीजन लिया गया था कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक रेगुलेट करना है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हमारा टेम्परेचर अर्थ का 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी अर्थ की बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगी। पहली बार साइंटिस्ट ने इस तरीके की टेम्परेचर को लेकर के इस तरीके के एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, पेज नंबर 11 पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी आप सभी को पता है अफगानिस्तान में अर्थक्वेक की सिचुएशन देखने को मिली, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भी लोग हैं ईस्टर्न पार्ट पर उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। तो इस आर्टिकल में बता रखा है कि जो अर्थक्वेक है उसको लेकर के हम किस तरीके से जो हमारा सिस्टम है उसको अपग्रेड कर सकते हैं ताकि बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो सभी हमें टाइम से पहले पता चल सके। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड पहले तो कुछ बातें बता रखी है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अर्थ का जो क्रस्ट है और अपर मेंटल जो है वो लार्जर रिजिड प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। ये जो प्लेट्स हैं वो टाइम के साथ में एक दूसरे के साथ में क्लैश करती रहती हैं और इनका जो फोल्ड्स रीजन है वहाँ पर जो प्लेट बाउंड्री जो है जब एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं तो अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होता है। अर्थक्वेक जब जनरेट होता है तो अर्थक्वेक के टाइम में अर्थ के अंदर जो पॉइंट होता है जिसको फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, और उसी पॉइंट के सेम अर्थ के ऊपर जो पॉइंट होता है सरफेस के ऊपर उसको बोलते हैं एपिसेंटर। सीस्मिक वेव्स, जब भी प्लेट जो है वो एक दूसरे से क्लैश करती हैं या फिर उसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है प्लेट में, तो ये जो अर्थक्वेक है वो जनरेट होता है और अर्थक्वेक जनरेट होगा तो सीस्मिक वेव्स जो हैं वो भी जनरेट होंगी, जिसमें आप सभी को पता है कि प्राइमरी वेव जो हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं लेकिन ज़्यादा एक तरीके से हजार्डस नहीं होती। सेकेंडरी वेव जो हैं वो काफ़ी स्लोली तरीके से मूवमेंट करके हुए पहुँचती हैं और काफ़ी ज़्यादा हजार्डस होती हैं। तो हमें क्या करना है कि प्राइमरी वेव्स जो आएँ तो उसके बाद में सीस्मिक वेव्स को इस तरीके से हम रेगुलेट करें कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता लगा सकें कि कितनी एनर्जी इससे रिलीज़ होगी और उसके बेसिस पर जो भी इशू है उनको सॉल्व करने की हम कोशिश कर सकें। तो इस तरीके का जो हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हम डेवलपमेंट करें कि जो वेव्स हैं उनकी एनर्जी कितनी लूज़ होगी, एनर्जी कितनी जो है वो एक तरीके से निकलेगी इन वेव्स के थ्रू, वो सारी बातें अगर हमें पता हो तो हम जो स्ट्रेंथ है उस अर्थक्वेक की उससे पता चलता है, उसका पता चलता है और उससे कितना फिर नुकसान हो सकता है ये सारी बातें भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो G7 डेवलपमेंट प्लान को लेकर के हैं। अभी आप सभी को पता है जर्मनी में G7 ग्रुप की मीटिंग हुई और G7 ग्रुप की जो मीटिंग हुई इसमें डिस्कशन किया गया अलग अलग पॉइंट को लेकर के। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी जो G7 ग्रुप है उसकी मीटिंग से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि 600 बिलियन हम जो है $600 बिलियन जो हैं वो खर्च करेंगे ताकि चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को हम रेगुलेट कर सकें। ओके, तो इसमें
दूसरी बात ये रखी गई है कि जो ये मीटिंग हुई इसमें डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से एग्रीटेक और क्लाइमेट को लेकर के भी जो फंड है वो होना चाहिए ताकि अदर कंट्रीज़ को भी इससे इसका फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इंडिया जो है वो अलग अलग लेवल पर भी, जैसे अगर हम बात करें तो जो क्वेड ग्रुप है उसमें भी इस तरीके का डिस्कशन हो रहा है। इंडिया जो है वो भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट को लेकर के किस तरीके से हम सस्टेनेबल तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर G7 ग्रुप जो है वो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है और अगर इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस होएगा तो इससे क्या होगा कि जो भी इश्यूज हैं उनको G7 ग्रुप, अभी हमने देखा कि G7 ग्रुप की जब मीटिंग हुई उसमें ना सिर्फ उसके मेंबर्स थे, क्योंकि अगर जब G7 ग्रुप का जो फॉर्मेशन हुआ था तो स्टार्टिंग में उसमें 6 कंट्रीज़ थे, फिर उसमें 1976 में जो कनाडा जो है वो ज्वाइन हो गया और फिर 1981 से यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मीटिंग में 5 अदर कंट्रीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है एज ए गेस्ट मेंबर के रूप में। तो हो सकता है कि G7 ग्रुप का टाइम के साथ में जो एरिया है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो इसमें ये होना चाहिए कि जो भी प्लान है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंडिया जो है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ सिक्योरिटी, जेंडर इक्विटी, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम जो हैं ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है G7 ग्रुप के द्वारा, उसमें इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले और इन्वेस्ट किया जाए अदर सेक्टर में, जिसकी वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं टाइम टू टाइम अदर एरियाज़ में वर्ल्ड लेवल पर, उन सभी को रेगुलेट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि अभी क्वेड की जब समिट हुई थी तब भी बाइडेन ने एक प्रॉमिस किया था, कमिट किया था कि आने वाले 5 ईयर्स में हम $50 बिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में खर्च करेंगे। और अभी उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि $600 बिलियन जो है वो हम खर्च करेंगे। तो इससे क्या है, नेटवर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी GST को 1 जुलाई 2017 को एस्टेब्लिश हुआ था, आप सभी को पता है GST टैक्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अभी GST काउंसिल की मीटिंग हुई और इसमें GST सेस को, कंपनसेशन सेस को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है 2016 तक 2026 तक। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स को हायर लेवल पर इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ पर जो है वो टैक्सेस को रिड्यूस भी किया गया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप जो हैं वो GST काउंसिल के द्वारा उठा गए हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है और रेगुलर हम इस आर्टिकल को डिस्कस भी कर चुके हैं। ये जो आर्टिकल है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है। इसमें बता रखा है कि क्या रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या नाटो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इसको आप देख सकते हो कि अभी नाटो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई और इसमें फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको लगता है कि रशिया के साथ में उनकी बॉर्डर, लैंड बॉर्डर एंड सी बॉर्डर जो है वो कनेक्ट होती है, तो उनको भी इस तरीके के इशू देखने को मिल सकते हैं। तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे ये लगता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो और ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो इस अटैक के बाद में देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर और इस आर्टिकल में स्नेक आइलैंड की बात की गई है। स्नेक आइलैंड को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इस मैप के थ्रू अगर हम डिस्कस करें तो ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 700 मीटर से भी छोटा एक पीस ऑफ रॉक है और यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर तो स्नेक आइलैंड को अपने अंडर कर लिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया ने यहाँ से अपने आप को विड्रू कर लिया है। तो यहाँ से ये माना जा रहा है कि यूक्रेन का जो पोर्ट सिटी है ओडिशा, उसके थ्रू जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो इजीली वो हो पाएगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड में जो ग्रेन क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसको सॉल्यूशन की लेवल पर लेकर के जाया जा सकेगा। स्नेक आइलैंड को रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पर यूरोप की एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो होती है डैन्यूब रिवर, और डैन्यूब रिवर के माउथ के ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है स्नेक आइलैंड। ओके, डैन्यूब रिवर जो है वो वोल्गा रिवर के बाद में यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में फ्लो होती है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं स्नेक आइलैंड को लेकर के और कितनी इंपॉर्टेंट है स्नेक आइलैंड यूक्रेन कंट्री के लिए। ये जो भी महाराष्ट्र में जो इशू देखने को मिला उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने
छोड़ करके जो शिवसेना है और अपने आप को शिवसेना लीडर के रूप में ही उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है कि जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पर शिवसेना स्टार्ट हुई थी उसको जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का बेसिक डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।